हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाई। तो चलो, आज जो भी आपका जीएसटी का क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रहा था, तो उसमें आज एक जो सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे 3 चैप्टर। ठीक है, 3 चैप्टर है। पहला है रजिस्ट्रेशन चैप्टर, दूसरा है आपका इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एंड तीसरा है आपका अकाउंट्स रिकॉर्ड एंड यूए बिल। सब इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो चलो हम उसको शुरू कर देते हैं एंड पहले रजिस्ट्रेशन चैप्टर शुरू करेंगे। और एक बात है, इसका नोट्स आपको इंस्टीट्यूट साइट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। एंड ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर पहले शुरू करेंगे, तो इसमें आपका कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है, हम डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन को। और एक बात है, हमारा जो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सी सत्यरंजन स्वाई यूट्यूब चैनल को। ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए। तो आ जाइए, तो पहला क्वेश्चन को आ जाइए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टेस्ट योर नॉलेज। तो ये जो रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस एंड अकाउंट्स चैप्टर, इसमें क्या हुआ है कि पहले था छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारा था। अभी इंस्टीट्यूट क्या किया है कि ये जो छोटा क्वेश्चन को सब मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन कर दिया है, जिससे क्वेश्चन का नंबर कम कर दिया है, बट क्वेश्चन का लेंथ को बड़ा कर दिया है, जिससे आपको लगेगा कि कम क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन जितना था उतना क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कम कर दिया है, बट क्वेश्चन सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर दिया है वही कम क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे महादेव एंटरप्राइजेस। महादेव एंटरप्राइजेस ए सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म। तो यहाँ पे महादेव एंटरप्राइजेस वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म ओपन कर रहा है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डीलिंग इन सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट एट मल्टीपल लोकेशन। तो यहाँ पे वो ओपन कर रहा है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो डील कर रहा है बहुत सारा रेडीमेड गारमेंट में, एंड वो मल्टीपल लोकेशन में लोकेटेड है, जैसे हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, एंड त्रिपुरा में है, इन द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पे 3 स्टेट में वो मेनली एंगेज है रेडीमेड गारमेंट में। It has furnished the following details relating to the supply made at such multiple location for the month of June। तो यहाँ पे ये मेनली फर्निश किया है following details relating to the supply, जो भी किया है उसके रिलेटेड डिटेल्स दे दिया है फॉर द मंथ ऑफ जून मंथ के लिए। तो यहाँ पे पर्टिकुलर दे दिया है हिमाचल प्रदेश का क्या अमाउंट रहेगा, उत्तराखंड में क्या होता है, और त्रिपुरा में क्या होता है, रुपीज दे दिया है। एंड ये जो स्टार मार्क दिया है मींस यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो पहले देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मींस एक ही स्टेट के अंदर है, तो वो है 22,50,000 है, हिमाचल प्रदेश में है, एंड त्रिपुरा के लिए है 7 लाख। ठीक है, त्रिपुरा के लिए है 7 लाख। उसके बाद यह आएगी यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई करा है एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई करा है एग्जेम्प्टेड गुड्स जो कि ओनली त्रिपुरा में है 6 लाख। उसके बाद इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स जो कि 21 लाख कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, एंड 40,000 है आपका त्रिपुरा में है। ठीक है, त्रिपुरा में है। तो यहाँ पे अगर देखें टोटल करें कितना हो रहा है, यहाँ पे 22,50,000 है हिमाचल प्रदेश के लिए, एंड यहाँ पे 21 लाख है किसके लिए है, उत्तराखंड के लिए। बट उत्तराखंड ओनली यहाँ पे नॉन टैक्सेबल गुड्स में एंगेज है, एंड यहाँ पे कितना हो रहा है 13,40,000 है। ठीक है, ये दोनों में एंगेज है त्रिपुरा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या पूछा है, पूछा है कि विद द हेल्प ऑफ द एबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन रीजन। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको बताना है आंसर, ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन का पार्ट 1 में दिया है कि डिटरमाइन वेदर महादेव एंटरप्राइजेस इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है कि महादेव एंटरप्राइजेस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा क्या जीएसटी लॉ में। देन व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन दिस केस। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। Assuming that is not required to pay any tax on inward supplies under reverse charge। तो यहाँ पे आप अज्यूम करिए कि यहाँ पे कोई भी वो पे नहीं कर रहा है इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर आरसीएम में। अगर इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर आरसीएम में पेमेंट करेगा तो वहां पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लग जाएगा सेक्शन नंबर 24। तो यहाँ पे वो उसमें एंगेज नहीं है, तो इसलिए ये मेनली नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए हम देखेंगे सेक्शन नंबर 22। तो सेक्शन नंबर 22 क्या बता रहा है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन नंबर 22 में पहले देखेंगे फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, तो उसके लिए रहेगा 10 लाख। उसके बाद रहेगा जो रिमेनिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, क्या क्या है, आपका रहेगा मेघालय रहेगा, उसके बाद उत्तराखंड रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या रहेगा सिक्किम रहेगा, हिमाचल प्रदेश रहेगा, असम रहेगा, एंड जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। तो ये जो स्टेट रहेगा वहां पे रहेगा 20 लाख है। उसके बाद अगर अदर स्टेट है, अदर स्टेट अगर वो अल्कोहलिक लिकर जो भी रहता है आपका टिप्पा प्रोडक्ट में, ठीक है, टिप्पा प्रोडक्ट, और एक बार आया था आपका ब्रिक्स भी आ गया है, तो टोबैको प्रोडक्ट, उसके बाद आइसक्रीम प्रोडक्ट, उसके बाद पान मसला में, उसके बाद क्या है एरेटेड वाटर, ये आपका ब्रिक्स में अगर वो एंगेज होता है मैन्युफैक्चरिंग में ओनली, तो वहां पे 20 लाख हो जाएगा उसका थ्रेशोल्ड लिमिट। उसके बाद अगर अदर जो भी स्टेट है वो अगर ओनली सर्विसेज में एंगेज है तो वहां पे रह जाएगा 20 लाख है। अगर वो दोनों गुड्स एंड सर्विसेज में एंगेज है तो वहां पे भी 20 लाख रहेगा थ्रेशोल्ड लिमिट। लास्ट रहेगा जो भी बचता है अदर स्टेट है एंड वो ओनली गुड्स में डील करते हैं, तो वहां पे रहेगा 40 लाख उसका थ्रेशोल्ड लिमिट। तो यहाँ पे मेनली वो गुड्स में एंगेज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेनली वो गुड्स में एंगेज होता है क्योंकि गारमेंट में है, रेडीमेड गारमेंट में है, तो गुड्स है। बट ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के लिए 10 लाख है थ्रेशोल्ड लिमिट, एंड ये दोनों के लिए रहेगा 20 लाख
थ्रेशोल्ड लिमिट। तो ये दोनों के लिए रहेगा 20 लाख लिमिट एंड यहाँ पे रहेगा 10 लाख। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन लिमिट के लिए हम एग्रीगेट अमाउंट देखते हैं, ठीक है, आपको इंडिविजुअली नहीं देखना पड़ेगा, एग्रीगेट अमाउंट देखते हैं। यहाँ पे अगर एग्रीमेंट देखेंगे कितना होगा एग्रीगेट 22,50,000, 21 लाख एंड यहाँ पे टोटल हो रहा है कितना, टोटल हो रहा है अगर सब मिलाएंगे तो यहाँ पे हो रहा है 56,90,000। बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए देखेंगे कि त्रिपुरा को इंडिविजुअल देखेंगे तो त्रिपुरा का 10 लाख है, बट यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा है तो त्रिपुरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा, ठीक है, त्रिपुरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेता है। अगर एक ही भी यहाँ पे आपका बिजनेस अगर एक ही स्टेट में अगर वो रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो बाकी जो भी अदर स्टेट है वहां पे भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बाकी अदर स्टेट का नहीं देखना पड़ेगा थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट उसमें एक एक्सेप्शन था, अगर अलग कोई भी स्टेट में अगर वो कोई भी टैक्सेबल गुड्स में एंगेज नहीं है, मीन्स वो फुल्ली एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल गुड्स में एंगेज होता है तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे त्रिपुरा में ऑलरेडी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए त्रिपुरा एक बार वो तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो बाकी ये दोनों भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मीन्स तीनों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर देखें उत्तराखंड में वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं किया है, वो नॉन टैक्सेबल गुड्स में एंगेज है, नॉन टैक्सेबल गुड्स में एंगेज है, तो वहां पे उत्तराखंड में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन है। बाकी दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बट उत्तराखंड में वो ओनली नॉन टैक्सेबल गुड्स में एंगेज है तो इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। उसका चलो चलते हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है, उसको भी डाल दिया है उसी क्वेश्चन में, ये एग्जाम में मेनली आता है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 2 में दिया है कि एक्सप्लेन विथ रीजन वेदर योर आंसर इन पॉइंट नंबर 1 विल चेंज इन दी फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। तो यहाँ पे आपको रीजन के साथ बताना है कि जो भी पॉइंट नंबर 1 में हम देखे थे उसका आंसर सेम होगा या चेंज होगा, जो भी ये तीनों सिचुएशन में। पहले है अगर महादेव एंटरप्राइजेस वो अगर डीलिंग कर रहा है एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर यहाँ पे महादेव एंटरप्राइजेस वो ओनली डील कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स में ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अगर वो हिमाचल प्रदेश से टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स में ओनली एंगेज हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, तो हिमाचल प्रदेश आपका कहाँ पे आ जाता है, तो हिमाचल प्रदेश अगर देखेंगे ये अदर स्टेट में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे वो अदर स्टेट में आ जाता है तो वहां पे रहेगा उसके लिए टर्नओवर लिमिट क्या रहेगा, ठीक है, टर्नओवर लिमिट रहेगा यहाँ पे 40 लाख, ठीक है, 40 लाख रहेगा। बट ये अमेंडमेंट होके क्या आ गया है, यहाँ पे ये जो हिमाचल प्रदेश वो भी आ गया है आपका यहाँ पे जो स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट में आ गया है, ठीक है, स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट में आ गया है। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे उसको अमेंडमेंट मीन्स पहले से अमेंडमेंट हो गया था, क्योंकि आपका अभी हिमाचल प्रदेश भी आ गया, उसके बाद आपका ये आ गया असम आ गया एंड जम्मू एंड कश्मीर वो भी आ गया आपका स्पेसिफाइड स्टेट में। तो इसलिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी उसका टर्नओवर क्या होगा 20 लाख होगा, ठीक है, 20 लाख होगा उसका टर्नओवर, क्योंकि ये जो आपका बुक अमेंडेड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 20 लाख रहेगा। एंड यहाँ पे आपका टर्नओवर कितना है हिमाचल प्रदेश में, ये है 22,50,000 है, तो इसलिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। उसके बाद अगर महादेव एंटरप्राइजेस अगर वो डीलिंग कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर दोनों में वो एंगेज है एंड हिमाचल प्रदेश में वो एंगेज है तो वहां पे आपका टर्नओवर का लिमिट बन जाएगा कितना, वही 20 लाख है। एंड यहाँ पे वो एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है क्योंकि 22,50,000 है, तो यहाँ पे भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया है कि इफ महादेव एंटरप्राइजेस इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अगर यहाँ पे महादेव एंटरप्राइजेस वो अगर डील कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली एंड ऑल्सो इफेक्टेड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, एंड वो यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स मीन इंटरस्टेट टैक्सेबल गुड्स यहाँ पे कर रहा है, अदर देन जो भी नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़कर, नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स को छोड़कर, अदर देन जो भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड हैंडमेड गुड्स को छोड़कर अदर जो भी टैक्सेबल सप्लाईज में इंटरस्टेट कर रहा है, अगर इंटरस्टेट करेगा तो भी यहाँ पे 4 लाख है उसका टर्नओवर, तो भी यहाँ पे 1 भी रुपया अगर होगा तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आ जाता है सेक्शन नंबर 24 में, सेक्शन नंबर 24 में आ जाता है, जहां पे कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप इंटरस्टेड सप्लाई कर रहे हैं। अगर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडमेड गुड्स करेंगे तो वहां पे 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगा, बट यहाँ पे अदर देन हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड गुड्स कर रहा है तो यहाँ पे कंपलसरी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, 4 लाख हो तो भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, देखो 2-3 क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया है। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि LMN प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर तमिलनाडु, तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु का है LMN प्राइवेट लिमिटेड, एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्रोडक्ट एक्स which is exempt from GST by notification issued under relevant GST legislation। तो यहाँ पे मेनली वो नोटिफिकेशन हिसाब से वो एग्जेम्प्ट हो जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। उसके बाद द कंपनी सेल्स प्रोडक्ट एक्स ओनली विद इन द तमिलनाडु एंड नॉट
रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो ये ओनली सेल कर रहा है प्रोडक्ट एक्स विद इन द टाइम, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए एंड नहीं भी किया है। फर्दर ऑल इनवर्ड ऑफ द कंपनी आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो यहाँ पे फर्दर जो भी इनवर्ड सप्लाई है वो टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज है, आरसीएम में नहीं है। अगर होता तो वहां पे रजिस्ट्रेशन लेता, बट सब कुछ फॉरवर्ड चार्ज में लगता है इनवर्ड जो भी परचेज किया है, तो इसलिए यहाँ पे भी वो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। उसके बाद उसका टर्नओवर फॉर द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर वाज 45 लाख। तो टर्नओवर कितना है? 45 लाख है प्रीवियस ईयर का। उसके बाद द कंपनी एक्सपेक्ट द सेल्स ग्रो बाय 30% इन द करेंट ईयर। तो कंपनी चाहता है कि यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका जो भी सेल्स ग्रो होगा 30% करेंट ईयर में। उसके बाद कंपनी परचेज एडिशनल मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स ऑन 1 जुलाई। तो यहाँ पे कंपनी परचेज कर रहा है एडिशनल मशीनरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट एक्स के लिए, यहाँ पे एडिशनल मशीनरी परचेज कर रहा है। एंड द परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड्स, जो कि मशीनरी का प्राइस है 30 लाख है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%। तो जीएसटी को छोड़कर यहाँ पे 30 लाख में वो परचेज किया है जो भी कैपिटल गुड्स जो मशीनरी है। However, effective from 1st November, exemption available on X was withdrawn by central government and GST 12% was imposed thereon। तो यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम 1st नवंबर से उसका जो भी एग्जेम्पशन वो हट जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉन कर देता है प्रोडक्ट एक्स के ऊपर एंड वो लगा देता है 12% ऑन द इम्पोज thereon। एंड द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडेड ऑन 30 सितंबर वाज 45 लाख। तो उसका टर्नओवर 30 सितंबर तक है 45 लाख है। एग्जामिन द अबव सिनेरियो एंड एडवाइस एलएमएन लिमिटेड वेदर इट नीड टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो आपको यहाँ पे एग्जामिन करना है ये जो सिचुएशन है, आपको बताना है कि एलएमएन प्राइवेट लिमिटेड को कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेनली तो पहले तो वो एग्जाम सप्लाई में एंगेज था गुड्स में, तो इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए था, बट उसका रजिस्ट्रेशन हट जाता है। कब से? 1 नवंबर से उसका रजिस्ट्रेशन हट जाता है। तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन देखेंगे, उसका जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट उसको देखेंगे। तो यहाँ पे ये ओनली गुड्स में एंगेज है एंड वो तमिलनाडु में है, तो इसलिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख है। ठीक है, 40 लाख से अगर ज्यादा यहाँ पे क्रॉस करेगा एग्रीगेट टर्नओवर, तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक बार वो टैक्सेबल हो जाता है प्रोडक्ट, तो वहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आ जाएगा। ठीक है, एक बार वो टैक्सेबल हो जाता है तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में उसमें आ जाता है। तो अगर देखेंगे उसका 30 सितंबर तक ऑलरेडी हो चुका है 45 लाख है। तो ये जो 45 लाख एग्जेम्प्ट सप्लाई था पहले, बट अभी वो टैक्सेबल हो चुका है, तो इसलिए अभी तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 45 लाख हो रहा है। ठीक है, 45 लाख हो रहा है, तो ये 40 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 1 नवंबर से उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे 30 डेज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका जो भी एग्रीगेट टर्नओवर है वो 40 लाख से ज्यादा है एंड उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आ जाएगा। ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद है सेकेंड पार्ट में क्या दिया है कि इफ द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज अफर्मेटिव, advise Element Private Limited whether it can avail input tax credit on the additional machinery purchased exclusively for मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर आंसर आपका सही होगा, अफर्मेटिव मींस आपका आंसर अगर यस होगा, तो वहां पे आप बताइए कि यहाँ पे एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड को आईटीसी मिलेगा क्या, जो यहाँ पे वो मशीनरी परचेज किया है। ठीक है, एडिशनल मशीनरी जो भी परचेज किया है 30 लाख का, तो उसके ऊपर यहाँ पे आईटीसी मिलेगा क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले ऑन रजिस्टर था, अभी वो रजिस्ट्रेशन लेता है। तो सेक्शन नंबर 18 अगर देखेंगे उसका सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में दिया है कि अगर एक पर्सन वो पहले ऑन रजिस्टर था, अगर वो रजिस्ट्रेशन लेता है तो वहां पे ओनली इनपुट के ऊपर आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट जो भी स्टॉक और इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स या आपका वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी था इनपुट, तो वो जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन लेता है उसका पहले दिन जो भी स्टॉक था उसके ऊपर उसको आईटीसी मिल जाएगा। बट यहाँ पे कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक, कैपिटल गुड्स के ऊपर यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इसलिए सेकंड सिचुएशन में आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। ये आईटीसी चैप्टर रिलेटेड। ठीक है, सेक्शन नंबर 18 जो कि आईटीसी इन स्पेशल केसेस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एसएनपी प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर तमिलनाडु। एसएनपी प्राइवेट लिमिटेड वो कोयम्बटूर तमिलनाडु का है। exclusively manufactures and sells product Z which is exempt from GST by notification issued under relevant GST legislation। तो यहाँ पे मेनली एसएनपी प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर है, तमिलनाडु का है एंड वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेल कर रहा है प्रोडक्ट जेड है एंड वो एग्जेम्प्ट है बाय एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कंपनी सेल कर रहा है प्रोडक्ट जेड ओनली विद इन द तमिलनाडु। तो वो प्रोडक्ट जेड सेल कर रहा है विद इन तमिलनाडु एंड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन में नहीं लिया है। उसके बाद फर्दर ऑल द इनवर्ड सप्लाइड बाय द कंपनी आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो यहाँ पे जो भी सब परचेज कर रहा है सब कुछ फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होता है, यहाँ पे आरसीएम नहीं लगता है। सेम क्वेश्चन, पूरा डिटो क्वेश्चन है। एंड द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर वाज 55 लाख। तो वहां पे था टर्नओवर कितना था उसका, टर्नओवर था यहाँ पे आई थिंक 45 लाख था, यहाँ पे 55 लाख उसका टर्नओवर हो जाता है। उसके बाद कंपनी एक्सपेक्ट द सेल्स टू ग्रो 20% इन द करेंट ईयर। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है 20% ग्रो करेगा, वहां पे कुछ 30% था। Owing to the growing demand for the product, the company decided to increase its production capacity and purchase additional machinery for manufacturing of Z on 1 जुलाई। तो यहाँ पे उसका जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए वो चाहता है कि एक नया मशीनरी परचेज करने के लिए प्रोडक्ट जे को वो इंक्रीज करने के लिए
ऑन 1 जुलाई वो जाता है। उसके बाद परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड्स 20 लाख, वहां पे था 30 लाख, यहाँ पे 20 लाख है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18% यहाँ पे है। मेनली मशीनरी का वैल्यू है 20 लाख है, ठीक है, मशीनरी का वैल्यू है 20 लाख है। चलो आगे देखते हैं क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है। However, effective from 1st November, exemption available on Z was withdrawn by the central government and GST 12% was imposed thereon। तो यहाँ पे effective from 1st November वहां पे भी था वही जो exemption था प्रोडक्ट Z के ऊपर वो हट गया है एंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको विड्रॉन कर दिया है एंड जीएसटी लगेगा उसके ऊपर 12%, ठीक है। The turnover of the company for the half year ended 30 September was 50 लाख, तो उसका टर्नओवर भी 50 लाख है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एसएनपी प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू नो वेदर दे हैव टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एसएनपी लिमिटेड वो चाहते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या, ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो गुड्स में ओनली एंगेज है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख है, बट यहाँ पे वो ऑलरेडी हाफ ईयर तक 50 लाख कर चुका है, उसका टर्नओवर है। तो टर्नओवर में आपका पहले तो वो एग्जाम्स में था, अभी वो टैक्सेबल हो रहा है, तो ये भी आपका टैक्सेबल टर्नओवर प्लस एग्जाम टर्नओवर एक्सपोर्ट टर्नओवर सब कुछ आ जाएगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर में। तो ये एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया है कि इन केस इन दी एबव क्वेश्चन एसएनपी प्राइवेट लिमिटेड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टैक्सेबल सप्लाईज बीइंग मेड बाय इट अलोंग विद मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट जेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया, जो पहले क्वेश्चन में था वो पहले से ऑन रजिस्टर था, बट यहाँ पे बता रहा है, ये क्वेश्चन में बता रहा है अगर वो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर था, अगर पहले से वो ऑलरेडी रजिस्टर था अलग कुछ टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए, द अदर फैक्ट रिमेनिंग सेम कैन इट टेक आईटीसी ऑन एडिशनल मशीनरी परचेज एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेड। तो यहाँ पे आईटीसी मिलेगा क्या, जो भी एडिशनल मशीनरी परचेज कर रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेड, तो यहाँ पे यस मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ पिछले क्वेश्चन में था कि वो पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं था, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था कि यहाँ पे वो रजिस्टर था या नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम माने थे कि वो ऑन रजिस्टर था, ऑन रजिस्टर ही था, पहले बार वो रजिस्ट्रेशन लेता है 1 नवंबर में, बट यहाँ पे क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में पूछ लिया है कि यहाँ पे ऑलरेडी वो अगर रजिस्टर है, ठीक है, वो ऑलरेडी अगर रजिस्टर है तो वहां पे सेक्शन नंबर 18 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज डी लगेगा, ठीक है, क्लॉज डी लगेगा, जहां पे हम देखते हैं अगर कोई भी एग्जाम सप्लाई से अगर टैक्सेबल सप्लाई को आता है तो वहां पे कितना आईटीसी मिलेगा, तो वहां पे आईटीसी मिलता है, ठीक है, वहां पे आईटीसी मिलता है, इफ यस देन हाउ मच क्रेडिट कैन बी अपील्ड, तो यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। एडवाइस एसएनपी प्राइवेट लिमिटेड ऑन द अबव इश्यूज विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे आपको एडवाइस देना है एसएनपी प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है, एडवाइस देना है, तो यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। तो आईटीसी कितना मिलता है, जितना वो आईटीसी अवेल करना था उसको, उसमें से हम लेस कर देंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, जितना पीरियड के लिए वो एग्जाम सप्लाई में एंगेज था। तो अगर यहाँ पे देखेंगे परचेज कब किया है, 1 जुलाई में वो परचेज किया है, रजिस्ट्रेशन कब लेता है 1 नवंबर में, तो ये पीरियड के लिए उसको आईटीसी लेस कर देंगे। तो पहले टोटल आईटीसी देख लेते हैं, 20 लाख के ऊपर अगर देखेंगे, यहाँ पे आईटीसी कितना है, 20 लाख का ऊपर अगर देखेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 18% है, पहले 12% था बट यहाँ पे 18% है, हम 12% भी बोल दिए थे गलती से, तो यहाँ पे 18% है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,60,000, बट यहाँ पे आपका 1 जुलाई से हम लेस कर देंगे 1 जुलाई से 1 नवंबर, तो यहाँ पे 2 क्वार्टर आ जाता है, क्योंकि आपका 1 जुलाई आ जाएगा, जुलाई टू सितंबर, उसके बाद 1 नवंबर आ जाएगा अक्टूबर टू दिसंबर में। तो यहाँ पे जो भी आईटीसी है 3,60,000, उसमें से हम 5% करके मल्टीप्लाई करेंगे कितना के लिए, यहाँ पे पार्ट ऑफ द क्वार्टर, फुल क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, यहाँ पे 2 क्वार्टर है पार्टली, तो 2 क्वार्टर के लिए भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो कितना होगा यहाँ पे 3,60,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5%, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा 36,000 है, जो भी बाकी बचेगा, बाकी बच रहा है 3,24,000, तो उतना आईटीसी उसको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ये आपका, ठीक है, आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि रिसर्व एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे रिसर्व एंटरप्राइजेस है, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म, तो वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म है, एंड स्टार्टेड एन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, wherein the customer are served cooked food as well as cold drinks and non-alcoholic beverages। तो यहाँ पे रिसर्व एंटरप्राइजेस वो एक सोल प्रोप्राइटरी फार्म था, वो स्टार्ट कर रहा है एयर कंडीशन रेस्टोरेंट, एंड वो विरार आपका महाराष्ट्र में है, जिसमें फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी है, एंड जिसमें वो सप्लाई कर रहा है कुक्ड फूड प्लस आपका कोल्ड ड्रिंक्स एंड नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेवरेजेस है। इन द मार्च द फार्म ओपनड ए लिक्वर शॉप इन रायपुर उत्तराखंड फॉर ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसके बाद वो मार्च मंथ में वो ओपन कर रहा है एक आपका लिक्वर अल्कोहलिक लिक्वर शॉप एक ओपन कर रहा है, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है।
डिटरमाइन वेदर रिसर्व एंटरप्राइजेस इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि ये जो रिसर्व एंटरप्राइजेस वो लायबल होगा क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के लिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या दे दिया है, पर्टिकुलर दे दिया है, फेब्रुआरी मार्च मंथ का रुपीज दे दिया है, एंड ये रुपीज है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो पहले है सर्विंग ऑफ कुक्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स फॉर नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस इन द रेस्टोरेंट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो भी रेस्टोरेंट है, एसी रेस्टोरेंट है, तो वहां पे क्या था, वहां पे फेब्रुआरी मंथ में था 5,50,000, उसके बाद मार्च मंथ में हो रहा है 6,50,000 है। ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन उत्तराखंड, ये मार्च मंथ में ओपन हुआ है एंड ये उत्तराखंड में है, ये 5 लाख है। ठीक है, उसके बाद सप्लाई ऑफ पैक्ड फूड आइटम फ्रॉम रेस्टोरेंट इन द महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में वो सप्लाई कर रहा है रेस्टोरेंट पैक्ड फूड, वो 1.5 लाख है फेब्रुआरी मंथ में, एंड मार्च मंथ में 2 लाख। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम गिवन एबव, तो आपको यहाँ पे बताना है रीजन क्या है ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन सा स्टेट में ये एंगेज है। एक है महाराष्ट्र में एंगेज है, दूसरा है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में एंगेज है, दूसरा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड अगर देखेंगे यहाँ पे दोनों के लिए टर्नओवर का लिमिट आ जाएगा क्या, आपका 20 लाख आ जाएगा। ठीक है, 20 लाख आ जाएगा। तो चलो हम देखते हैं 20 लाख ये क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले तो फेब्रुआरी मंथ में देखते हैं कितना हो रहा है। तो फेब्रुआरी मंथ में अगर देखेंगे 7 लाख है। ठीक है, 7 लाख है, तो यहाँ फेब्रुआरी मंथ में उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं किया है, तो इसलिए फेब्रुआरी मंथ में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। बट अगर देखें मार्च मंथ में कितना हो रहा है, तो मार्च मंथ में ये ऐड हो जाएगा 5,50,000, क्योंकि वो इंक्लूड हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 1.5 लाख आ जाएगा। तो मार्च मंथ में कितना हो रहा है देखेंगे, तो मार्च मंथ में 6,50,000 प्लस 5,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1.5 लाख, तो यहाँ पे टोटल हो रहा है 20,50,000 मार्च मंथ में। ठीक है, मार्च मंथ में, तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन दोनों स्टेट में लेना पड़ेगा, उत्तराखंड एंड आपका महाराष्ट्र में लेना पड़ेगा, दोनों स्टेट में। बट उसका एक्सेप्शन था कि अगर वो कोई भी स्टेट में अगर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं किया है, तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, चाहे उसका टर्नओवर जो भी हो, अगर वो एंगेज होता है प्योरली एग्जाम सप्लाई में एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में। तो यहाँ पे अगर देखें उत्तराखंड में वो ओनली एंगेज है अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो कि है नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी, टैक्स नहीं लगता है। तो इसलिए उत्तराखंड का अगर देखेंगे टर्नओवर, उत्तराखंड का ओनली ये 5 लाख वाला है उत्तराखंड का टर्नओवर, तो 5 लाख उत्तराखंड में है एंड इसीलिए यहाँ पे उत्तराखंड में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे उसको ओनली महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ओनली उसको महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उत्तराखंड में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ये था आपका। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, तो आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यहाँ पे, AB प्राइवेट लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र का है। तो AB प्राइवेट लिमिटेड वो पुणे महाराष्ट्र का है, वो प्रोवाइड कर रहा है हाउसकीपिंग सर्विसेज, तो वो प्रोवाइड कर रहा है हाउसकीपिंग सर्विसेज। उसके बाद दी कंपनी सप्लाइज इट्स सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू एन ई-कॉमर्स वेबसाइट ओन्ड एंड मैनेज बाय हाईटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे। तो यहाँ पे वो मेनली जो भी AB प्राइवेट लिमिटेड वो पुणे महाराष्ट्र का है, वो प्रोवाइड कर रहा है हाउसकीपिंग सर्विसेज एंड दी कंपनी वो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज कैसे, थ्रू एन ई-कॉमर्स वेबसाइट जो कि है ओन एंड मैनेज कर रहा है हाईटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे। ठीक है, इंडिया लिमिटेड पुणे। उसके बाद टर्नओवर ऑफ द AB प्राइवेट लिमिटेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 18 लाख। तो टर्नओवर ऑफ द AB प्राइवेट लिमिटेड कितना है, वो 18 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये AB प्राइवेट लिमिटेड ये है सप्लायर। ठीक है, ये है सप्लायर है, रियल सप्लायर है एंड वो सप्लाई कर रहा है हाउसकीपिंग का, वो हाउसकीपिंग का सर्विस सप्लाई कर रहा है, हाउसकीपिंग का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट नहीं बताया है, तो रेसिपिएंट कोई भी होगा। थ्रू किसके थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, एक हाईटेक। ठीक है, हाईटेक एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जो कि यहाँ पे हाईटेक उसको बनाया है। ठीक है, हाईटेक उसको बनाया है, हाईटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो उसको वो बनाया है, उसके थ्रू यहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है एंड ये जो हाईटेक का एक वेबसाइट है जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट, उसके थ्रू ये हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एडवाइस AB प्राइवेट लिमिटेड आज टू वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको एडवाइस करना है किसको, AB प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको आपको एडवाइस करना है कि ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा क्या। विल योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ AB प्राइवेट लिमिटेड सेल्स रेडीमेड गारमेंट एक्सक्लूसिवली थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट ओन्ड एंड मैनेज बाय हाईटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आपका आंसर चेंज होगा क्या, अगर यहाँ पे वो रेडीमेड गारमेंट सप्लाई कर रहा है, ना कि हाउस कीपिंग सर्विस सप्लाई कर रहा है। ठीक है, हाउस कीपिंग सर्विस सप्लाई नहीं कर रहा है, रेडीमेड गारमेंट सर्विस सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर आपका चेंज होगा क्या। तो पहले तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखें, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सर्विस ई-कॉमर्स सर्विस ऑलरेडी बता दिया है एंड यहाँ पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर है क्या, ये जो हाईटेक इंडिया लिमिटेड, ये एक
ई कॉमर्स ऑपरेटर है क्या? हाँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं? जो कि गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं या प्रोवाइड करते हैं थ्रू एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो यहाँ पे उसको वो ओन एंड मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट को ओन एंड मैनेज कर रहा है हाईटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे इसको ई कॉमर्स ऑपरेटर मानेंगे। उसके बाद अगर आप सप्लायर कोई भी अगर इको इसको मानेगा, अगर कोई भी सप्लायर अगर वो सप्लाई करता है सर्विसेज थ्रू इसके थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर स्पेसिफाइड सर्विसेज जो है HMT, एच पर होटल अकोमोडेशन, M मींस मिसलेनियस, T मींस ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे ये जो हाउसकीपिंग सर्विसेज मिसलेनियस सर्विसेज में आ जाता है, तो ये है स्पेसिफाइड सर्विसेज। तो वहां पे ये जो अगर रियल सप्लायर अगर ऑन रजिस्टर है, अगर रियल सप्लायर ऑन रजिस्टर है, तो वहां पे कौन टैक्स भरेगा? तो वहां पे टैक्स भरेगा ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरेगा। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर रियल सप्लायर ऑन रजिस्टर है, यहाँ पे रियल सप्लायर यहाँ पे 18 लाख है जो कि ऑन रजिस्टर है, तो इसलिए यहाँ पे उसका टर्नओवर अगर देखेंगे 18 लाख है। 18 लाख मींस ईएमएल सर्विस सप्लाई कर रहा है, उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट होगा 20 लाख है, बट उससे ये कम सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो उसके बाद सेकंड सिचुएशन देखेंगे। तो सेकंड सिचुएशन अगर यहाँ पे एबी प्राइवेट लिमिटेड अगर सेल कर रहा है रेडीमेड गारमेंट, तो अगर रेडीमेड गारमेंट अगर वो सेल करेगा तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफाइड सर्विसेज में नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड सर्विसेज में नहीं आएगा, तो वहां पे उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 24, अंडर सेक्शन नंबर 24। ठीक है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो पहला सिचुएशन में ये जो हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन लेगा, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, वो तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेता है। एंड दूसरा सिचुएशन में एबी प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसको चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट एंड रूल्स देयर टू। तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर बताना है कैसे आप अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। तो यहाँ पे अगर देखें अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन क्या होता है, तो वहां पे होता है PDC ACR। ठीक है, ए मींस अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मींस आपका रहेगा 28 सेक्शन। ठीक है, 28 सेक्शन में आपको अमेंडमेंट करने के लिए मिलेगा, तो वहां पे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट मेनली 2 टाइप्स का है, कोर अमेंडमेंट, कोर एरिया अमेंडमेंट, दूसरा है नॉन कोर एरिया अमेंडमेंट। कोर एरिया अमेंडमेंट मींस जैसे इंपोर्टेंट चीज है डायरेक्टर का नेम, एंड आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन भी चेंज कर सकते हैं, एंड आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेंज कर सकते हैं, एडिशनल बिजनेस चेंज कर सकते हैं, उसका प्लेस नेम चेंज कर सकते हैं। ये है कोर एरिया। नॉन कोर एरिया मींस आपका कोई भी ईमेल एड्रेस या फोन नंबर अगर चेंज करना है, उसको बोलते हैं नॉन कोर एरिया अमेंडमेंट। तो यहाँ पे नॉन कोर एरिया अमेंडमेंट के लिए कोई भी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए नहीं मिलेगा, ओनली एप्लीकेशन में चेंज हो जाता है। बट अगर देखें कोर एरिया अमेंडमेंट में आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो 15 डेज के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई के 15 डेज के अंदर वो प्रॉपर ऑफिसर वहां पे अमेंडमेंट कर देगा। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो अमेंडमेंट कर देगा। अगर वहां पे कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वहां पे वो 7 डेज आपको देगा। 7 डेज के अंदर आपको यहाँ पे जो भी क्लैरिफिकेशन उसको इन्फॉर्मेशन दे देना है। अगर वहां पे वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वहां पे अमेंडमेंट कर देगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है 7 डेज के बाद, तो वहां पे वो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने से पहले आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर मींस आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक मौका देगा वो। उसके बाद अगर 15 डेज वहां पे भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो भी वो रिजेक्ट कर सकता है। एंड यहाँ पे डीम्ड अप्रूवल का भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर पहला जो 15 डेज में अगर वो कोई भी यहाँ पे जवाब नहीं देता है प्रॉपर ऑफिसर, या जो 7 एडिशनल डेज के बाद अगर वहां पे भी प्रॉपर ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, इधर एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता है, तो वहां पे हम मानेंगे कि डीम्ड अप्रूवल मिल गया है यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद अगर कॉम्पोजिशन चेंज करना है तो वहां पे पैन भी चेंज करना पड़ेगा, तो वहां पे नया रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसको चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Pori and Sons an unregistered dealer of taxable supplies in Kerala। तो यहाँ पे Pori and Sons वो एक unregistered डीलर एंड वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं केरला में। उसके बाद ऑन 10th अगस्त एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ दी Pori and Sons एक्सीडेड 20 लाख। तो उसका 10th अगस्त में उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर रहा है 20 लाख है। ठीक है, उसके बाद द फार्म अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन 27th अगस्त में अप्लाई करता है एंड उसको ग्रांटेड हो रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1 सितंबर में ग्रांट हो रहा है। ठीक है, 1 सितंबर में ग्रांट हो रहा है। तो अंडर CGST rules 2017 you are required to advise Pori and Sons as to what is the effective date of registration in its case, and it has also sought your advice regarding the period of issuance of revised tax invoice। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा एंड पीरियड ऑफ इशुएंस ऑफ रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस क्या होगा, कौन सा पीरियड के लिए रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे तो पहले उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 1 अगस्त में 10th अगस्त में क्रॉस कर रहा है, 20 लाख क्रॉस कर रहा है। ठीक है, 10 अगस्त में। उसके बाद वो अप्लाई करता है 27 अगस्त में, 27 अगस्त में वो अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद उसको सर्टिफिकेट कब मिलता है? 1 सितंबर, 1 सितंबर सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, ये है उसका ग्रांटेड होता है सर्टिफिकेट। ठीक है,
तो यहाँ पे मेनली प्रोविजन क्या होता है, तो प्रोविजन होता है अगर यहाँ पे जिस दिन वो लाइबल होता है उसका 30 डेज के अंदर वो अप्लाई करता है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है जिस दिन से लाइबल होता है। अगर 30 डेज के बाद वो अप्लाई करता है तो वहाँ पे जिस दिन सर्टिफिकेट ग्रांटेड होता है तो वहां से उसका इफेक्टिव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो 10 अगस्त से 27 अगस्त ये 30 डेज के अंदर आ जाता है, ठीक है, 30 डेज के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा इस डेट से, जिस दिन वो लाइबल होता है 10 अगस्त से वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 10 अगस्त। उसके बाद है अगर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ग्रांटेड होता है, ठीक है, ग्रांटेड होता है जिस दिन, उससे पहले अगर सर्टिफिकेट इफेक्ट होता है, ठीक है, जिस दिन ग्रांटेड होता है मींस यहाँ पे 1 सितंबर में आपका ग्रांट होता है सर्टिफिकेट बट इफेक्टिव हो रहा है 10 अगस्त में, तो इस पीरियड के लिए उसको एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है, इस पीरियड के लिए एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। एंड ये जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस का पीरियड कितना है 30 डेज के अंदर उसको रिवाइज टैक्स इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा। तो 30 डेज मींस यहाँ पे 1 अक्टूबर के अंदर उसको एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसे आपका इनवॉइस चैप्टर में भी देखेंगे क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, with the help of the following information in the case of Messrs Joint Enterprises Jaipur Rajasthan for the financial year determine the aggregate turnover for the purpose of registration under CGST Act। तो यहाँ पे with the help of the following information in case of Messrs Joint Enterprises जो कि जयपुर राजस्थान का है, तो फॉर ए फाइनेंशियल ईयर डिटरमाइन करेंगे उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या रहेगा, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सीरियल नंबर यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे अमाउंट रुपीज में दे दिया है। तो पहले तो सेल ऑफ डीजल ऑन व्हिच वैट इज लेविड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, तो डीजल के ऊपर वैट लगता है क्योंकि ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आ जाता है एंड ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। उसके बाद चलो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। तो यहाँ पे मेनली सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीटिंग जॉब वर्क मीन्स यहाँ पे ये जो जॉइंट है, जॉइंट एंटरप्राइजेस है, ये मेनली एक जॉब वर्कर है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीशन कर रहा है जॉब वर्कर का काम, तो ये मेनली एक जॉब वर्कर है। उसके बाद फ्रॉम दी प्लेस ऑफ जॉइंट एंटरप्राइजेस डायरेक्टली बाय प्रिंसिपल डिक्लेयरिंग द प्लेस ऑफ जॉइंट एंटरप्राइजेस आज इट्स एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो जॉइंट एंटरप्राइजेस ये एक जॉब वर्कर है, तो इसको सप्लाई किया था एक प्रिंसिपल, क्या जॉब वर्क के लिए प्रिंसिपल सप्लाई किया था। उसके बाद प्रिंसिपल क्या कर रहा है, ये जो जॉइंट एंटरप्राइजेस से डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है वो कर सकता है बट उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि जॉब वर्कर में हम देखेंगे जॉब वर्क चैप्टर में, तो वहां पे कंडीशन होता है कि ये जो जॉब वर्कर का प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही कर रहा है, एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इसको डिक्लेयर करके उसको वो सप्लाई कर रहा है, तो वहां पे इसको हम सप्लाई मानेंगे एंड आईटीसी पे उसको मिल जाएगा। किसको मिलेगा, प्रिंसिपल को मिलेगा बट जॉइंट एंटरप्राइजेस को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेनली ये प्रिंसिपल के हाथ में इंक्लूड हो जाएगा, मींस प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा बट जॉइंट एंटरप्राइजेस का हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जॉइंट एंटरप्राइजेस का टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, तो इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हो गया। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू इंग्लैंड यूके, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू इंग्लैंड यूके, तो यहाँ पे आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में क्योंकि आपका एक्सपोर्ट सप्लाई भी आ जाता है एग्रीगेट टर्नओवर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर यहीं पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 लाख एंड यहाँ पे रहेगा नील एंड यहाँ पे रहेगा 5 लाख, ठीक है, 5 लाख यहाँ पे रहेगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान, तो यहाँ पे ये मेनली सप्लाई कर रहा है ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो कि राजस्थान में है, मींस उसका ब्रांच को सप्लाई कर रहा है, तो ब्रांच को सप्लाई कर रहा है वहां पे तो हम मेनली कंसीडरेशन नहीं लेते हैं, एग्जम्पशन भी लेंगे यहाँ पे कंसीडरेशन। हम अगर एक ब्रांच से अनदर ब्रांच को हम सप्लाई करते हैं तो वहां पे मेनली वो कंसीडरेशन नहीं लगता है, मींस फ्री में हम फ्री नहीं है, हम दे देते हैं, ऐसे ही कंसीडरेशन नहीं लगता है यहाँ पे, बाद में हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं है। एंड ब्रांच को जब ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे ये एक ही स्टेट के अंदर है, इंट्रा स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, सप्लाई नहीं मानेंगे तो यहाँ पे वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जाएगा, ठीक है, उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, ठीक है, सप्लाई नहीं मानेंगे तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जाएगा, ठीक है। नॉन टैक्सेबल वो अलग बात है, एग्जिम सप्लाई वो अलग बात है, बट आपका नॉन सप्लाई वो नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं जाएगा। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन व्हिच जीएसटी टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज, तो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर जीएसटी पेमेंट कर रहा है अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, अंडर रिवर्स चार्ज जीएसटी पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मेनली आउटवर्ड सप्लाई मींस यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई आपका आ जाएगा किसमें, टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा, बट अगर इनवर्ड सप्लाई होता तो उसके ऊपर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता, बट यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई है तो ये मेनली आपका आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपका सेल्स है, आप टैक्स भर रहे हैं ये अलग बात है, बट यहाँ पे आपका टर्नओवर में वो आ जाएगा। तो टोटल अगर यहाँ पे देखेंगे टोटल हो रहा है 7 लाख, ठीक है, 7 लाख यहाँ पे टोटल हो रहा है, ठीक है, टोटल हो रहा है 7 लाख। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ऑल दी अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम अबव। तो यहाँ पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन लेगा या नहीं लेगा, मेनली ये एक जॉब वर्कर है एंड डील कर रहा है किसमें, ये मेनली फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये मेनली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स भी एंगेज है, तो ये
सर्विस एंड गुड्स दोनों यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। सर्विस गुड्स मींस यहाँ पे उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 20 लाख है, 7 लाख है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा या नहीं लेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट आपका आ जाएगा इंटरस्टेट में आ जाएगा, ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई में आ जाएगा। अगर इंटरस्टेट सप्लाई आ जाएगा तो वहां पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 24। इंटरस्टेट सप्लाई है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 24 में, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 7 लाख हो या कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे राजेश डायनामिक हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन चेन्नई तमिलनाडु। तो यहाँ पे राजेश डायनामिक उसका हेड ऑफिस है तमिलनाडु चेन्नई में है। एंड कैरेज ऑन फॉलोइंग एक्टिविटीज विथ रेस्पेक्टिव टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे वो फॉलोइंग एक्टिविटीज कर रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, एंड उसका टर्नओवर भी दिया है, क्या क्या है तो यहाँ पर्टिकुलर एंड अमाउंट दे दिया है। तो पहले से सप्लाई ऑफ पेट्रोल एट चेन्नई तमिलनाडु इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा है 18 लाख है। तो यहाँ पे इसको एग्रीगेट टर्नओवर में ले लेंगे, ठीक है, इसको एग्रीगेट टर्नओवर में ले लेंगे। मेनली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बारे में पूछा होगा और क्या, इसको ले लेंगे क्योंकि एग्जाम सप्लाई है, फिर भी ले लेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल ऑन आरसीएम। तो आरसीएम में आ जाता है तो यहाँ पे ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 24 में उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, परचेज के ऊपर आप आरसीएम में टैक्स दे रहे हैं, बट टर्नओवर में हम मेनली लेते हैं आपका सेल्स क्या है, तो ये परचेज मेनली, तो इसीलिए नहीं लेंगे इसमें। उसके बाद सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल एट चेन्नई तमिलनाडु। तो यहाँ सप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये मेनली इंटरस्टेट सप्लाई है 2 लाख है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, बट ये एग्जाम सप्लाई है, बट इंक्लूड हो जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। आपका एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाता है। इंटरस्टेट तो आ जाएगा, इंटरस्टेट आ जाएगा, बट इंटरस्टेट के टाइम कंपल्सरी लेना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। बट एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरस्टेट सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, सब कुछ आ जाएगा, बट सीजीएसटी एचजीएसटी ये सब टैक्स नहीं आ सकेगा। एंड दूसरा है आपका इनवर्ट सप्लाई जिसके ऊपर आरसीएम में पेमेंट करते हैं टैक्स, तो ये दोनों नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू बेंगलुरु कर्नाटका विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि टैक्सेबल नहीं है, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। सप्लाई इसको मानेंगे क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु एंड बेंगलुरु दो अलग अलग स्टेट है। अगर इंटरस्टेट अगर सप्लाई करेंगे विदाउट कंसिडरेशन तो भी उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है, सप्लाई मानेंगे। तो ये 1.5 लाख आ जाएगा आपका सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। बट ये है इंटरस्टेट, ये भी इंटरस्टेट, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 24 के हिसाब से यहाँ पे भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे वो इनवर्ड कर रहा है, ठीक है, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड कर रहा है, तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दो जगह वो बोल रहा है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एट मणिपुर ब्रांच। तो मणिपुर ब्रांच में है 11,50,000 मणिपुर ब्रांच में है, ठीक है। मणिपुर ब्रांच का अगर देखेंगे टर्नओवर का लिमिट है, ये तो 11,50,000 ऐड हो जाएगा, बट उसका टर्नओवर का लिमिट अगर देखेंगे वो है 10 लाख, ये 10 लाख से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे टोटल कर देते हैं कितना हो रहा है, उसके बाद हम देखेंगे। 18,50,000, 11,50,000, तो टोटल 33 लाख यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, 33 लाख हो रहा है। उसके आगे चलते हैं क्या दिया है देखते हैं। तो जो जगह में ये जगह एंड ये जगह बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पे मणिपुर ब्रांच को वो सप्लाई किया है, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद इट आर्ग्यूज दैट, ये जो डायनामिक ये आर्ग्यू कर रहा है कि डज नॉट हैव टैक्सेबल टर्नओवर क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख आइदर एट चेन्नई तमिलनाडु और बेंगलुरु कर्नाटका एंड इंक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ मणिपुर ब्रांच। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसका टर्नओवर वो क्रॉस नहीं हो रहा है इंडिविजुअली, 40 लाख इंडिविजुअली क्रॉस नहीं हो रहा है तीनों स्टेट में, तमिलनाडु एंड आपका होगा दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है मणिपुर ब्रांच में क्रॉस नहीं हो रहा है। फर्दर इट बिलीव दैट, वो कंपनी यहाँ पे अज्यूम कर रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन बट इज रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइन दी एलिजिबिलिटी ऑफ द कंपोजिशन लेवी। फर्दर वो बोल रहा है कि यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं चाहिए, वो ओनली चाहिए आपका कंपोजिशन लेवी के लिए। तो मैं बता देता हूँ दोनों के लिए चाहिए यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर, कंपोजिशन लेवी प्लस रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है गलती बोल रहा है, पहला वाला पॉइंट भी गलत बोल रहा है, यहाँ पे आपको एग्रीगेट में देखना पड़ेगा तीनों स्टेट का। उसके यहाँ पे भी गलत बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका कंपोजिशन लेवी के लिए चाहिए प्लस एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। एंड डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ दी राजेश डायनामिक्स का एग्रीगेट टर्नओवर ये है 33 लाख, ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। यू आर ऑल्सो रिव्यू द टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ राजेश डायनामिक। तो यहाँ टेक्निकल वेरासिटी यहाँ पे बताना है कि राजेश डायनामिक जो भी व्यू लिया है वो सही है या गलत। गलत है, बहुत सारा गलत है। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एक जगह, यहाँ पे भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा दूसरा जगह, क्योंकि यहाँ पे इंटरस्टेट कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद परचेज कर रहा है जिसके ऊपर इनवर्ट परचेज एंड जिसके ऊपर आरसीएम में पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मणिपुर ब्रांच के ऊपर ये इंडिविजुअली आपका 10 लाख से ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिविजुअली नहीं देखना चाहिए,
इंडिविजुअल देखना चाहिए बट एग्रीगेट में नहीं देखना चाहिए, वो भी गलत बोला है क्योंकि हम यहाँ पे एग्रीगेट देखेंगे ना कि इंडिविजुअली। एंड यहाँ पे भी बोल रहा है, गलत बोल रहा है क्योंकि हम डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी के लिए ओनली नहीं लेंगे, हम ऑल्सो लेंगे आपका ये जो एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए लेंगे। बहुत सारा यहाँ पे गलत बोल रहा है, 5-6 जगह गलत बोल रहा है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा एंड तीनों स्टेट में होगा। ठीक है, तीनों स्टेट में होगा। यहाँ पे कोई भी स्टेट में ऐसे वो एग्जाम सप्लाई में एंगेज नहीं है क्योंकि तमिलनाडु में तो वो एंगेज है, प्लस वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू कर्नाटका तो विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो यहाँ पे भी है, तो सब जगह उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड ये जो भी व्यू ले रहा है सब कुछ गलत, सब कुछ गलत। तो यहाँ पे आपका पूरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं आपका टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट चैप्टर। ठीक है, चलो तो ये है आपका चैप्टर नंबर 10 है आपका इंस्टीट्यूट मैथ का, एंड आपका ये जो वीडियो का सेकंड पार्ट है जो कि टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट। ठीक है, चलो हम देखते हैं कौन सा पेज में ये है। तो पेज कौन सा पेज है यहाँ पे, एक मिनट, तो ये आपका पेज है 62। तो आ जाइए, इसमें भी कोई भी यहाँ पे इलस्ट्रेशन नहीं है। मेनली कस्टम में आपका इलस्ट्रेशन होता है बट जीएसटी में आपका कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। यहाँ पे भी देखिए ये सब इंडिविजुअल क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में डाल दिया है, जिससे आपको लगेगा कि 2-3 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है, बट अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन था, पहले 30 क्वेश्चन था, उसको सब इंक्लूड कर दिया है जितना भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो पहले पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े होंगे। जॉय एक रजिस्टर सप्लायर है, तो यहाँ पे जॉय एक रजिस्टर सप्लायर है एंड वो रन कर रहा है एक जनरल स्टोर इन लुधियाना पंजाब। तो वो रन कर रहा है एक जनरल स्टोर लुधियाना पंजाब में। सम ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय हिम आर एग्जेम्प्ट व्हेयरएज सम आर टैक्सेबल। तो यहाँ पे ये मेनली गुड्स जो भी सोल्ड कर रहा है कुछ एग्जेम्प्ट है एंड कुछ टैक्सेबल है। यू आर एडवाइस हिम ऑन द फॉलोइंग इशू, तो आपको एडवाइस देना है ऑन द फॉलोइंग इशूज। तो पहले पार्ट में दिया है कि whether जॉय इज रिक्वायर्ड टू इशू ए टैक्स इनवॉइस इन ऑल केसेस इवन इफ ही इज सेलिंग द गुड्स टू द एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जॉय को इशू करना पड़ेगा क्या, टैक्स इनवॉइस ऑन ऑल सिचुएशन, इवन इफ वो एंड कंज्यूमर को भी अगर वो सप्लाई कर रहा है तो भी वहां पे उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा क्या। तो नहीं है, गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका टैक्स इनवॉइस अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। एंड आपको बिल ऑफ सप्लाई कहाँ पे इशू करना पड़ेगा, अगर आप कंपोजिशन डील कर रहे हैं कंपोजिशन लेवी में, एंड दूसरा है अगर आप एग्जाम सप्लाई में डील कर रहे हैं तो वहां पे आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप दोनों ही एंगेज हैं टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम्प्ट में टू एन ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे आपको बिल ऑफ इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई करें। उसके बाद 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वहां पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द ईच डे, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईच डे। तो क्या था वो 3 कंडीशन, पहले तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 200 से कम है, दूसरा है ऑन रजिस्टर है कौन, रेसिपेंट, तीसरा है रेसिपेंट को कोई भी इस तरह का इनवॉइस नहीं चाहिए, रेसिपेंट डज नॉट रिक्वायर सच टाइप ऑफ इनवॉइस। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वहां पे एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा एट द एंड ऑफ द ईच डे। ठीक है, तो यहाँ पे ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद पार्ट 2 में दिया है जॉय सेल्स सम एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स वैल्यूइंग 5000 टू ए स्कूल स्टूडेंट। तो यहाँ पे जॉय वो सेल कर रहा है सम एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स सेल कर रहा है इसको एक स्कूल स्टूडेंट को जिसका वैल्यू है 5000। ईच ही मैंडेटोरी रिक्वायर्ड टू इशू 2 सेपरेट जीएसटी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे उसको मैंडेटोरली 2 सेपरेट डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा क्या, आपका टैक्स इनवॉइस किसके लिए, टैक्सेबल सप्लाई के लिए एंड आपका बिल ऑफ सप्लाई एग्जाम सप्लाई के लिए नहीं है, ये भी गलत बोल रहा है। उसके लिए है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई उसको इशू करना पड़ेगा यहाँ पे 5000 के लिए, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको इशू करना पड़ेगा। उसको थर्ड सिचुएशन में दिया है क्या, Joy wishes to know whether it's necessary to show tax amount separately in the tax invoice issued to the customer. You are required to advise him. Yes, यहाँ पे उसको सेपरेटली शो करना पड़ेगा। एक तो आपका सेक्शन नंबर 33 बोल रहा है कि टैक्स अमाउंट शुड बी शो सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइस। दूसरा आपका जो भी कंटेंट ऑफ द टैक्स इनवॉइस अगर देखेंगे तो वहां पे आपका टैक्स अमाउंट कितना, सीजीएसटी कितना, एसजीएसटी सब कुछ अलग अलग सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 प्रोविजन बोल रहा है कि यहाँ पे टैक्स इनवॉइस सेपरेटली शो करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस में टैक्स अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है अवतार एंटरप्राइजेस कानपुर स्टार्टेड ट्रेडिंग एक्सक्लूसिवली इन आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉम जुलाई 1। तो यहाँ पे अवतार एंटरप्राइजेस वो कानपुर का है एंड वो एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग कर रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन में 1 जुलाई से, एंड उसका टर्नओवर क्रॉस हो रहा है 40 लाख ऑन अक्टूबर 3। तो ये गुड्स में एंगेज है एंड वो कानपुर का है, मीन्स आपका कानपुर मीन्स यूपी में है, तो इसीलिए उसका जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 40 लाख है एंड वो क्रॉस कर रहा है अक्टूबर 3 में। एंड द फार्म अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 31 में, वो अप्लाई करता है अक्टूबर 31 में एंड वाज इशूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन नवंबर 5। तो इशूड हो जाता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नवंबर 5 में। एग्जामिन वेदर एनी रिवाइज इनवॉइस कैन बी इशूड इन द गिवन सिनेरियो। तो यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है कि कोई भी यहाँ पे रिवाइज इनवॉइस इशू होगा क्या। इफ द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज अफर्मेटिव मींस अगर आंसर यस होगा
तो वहां पे डिटरमाइन करिए कि द पीरियड फॉर व्हिच रिवाइज इनवॉइस कैन बी इशूड आज ऑल्सो द लास्ट डेट अप टू व्हिच दिस सेम कैन बी इशूड। तो यहाँ पे अगर आंसर येस होगा तो यहाँ पे डिटरमाइन करिए कितना पीरियड के लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू होगा, एंड यहाँ पे आपका कितना डेट तक आप इशू कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे उसका टर्नओवर कब क्रॉस हो रहा है आपका अक्टूबर 3 में उसका टर्नओवर क्रॉस हो रहा है, एंड वो अप्लाई कर रहा है कब, अप्लाई कर रहा है अक्टूबर 31। तो प्रोविजन था अगर यहाँ पे, एंड उसको मिल रहा है नवंबर 5 में उसको मिल रहा है सर्टिफिकेट ग्रांट हो रहा है। प्रोविजन था अगर जिस दिन वो लाइबल होता है उसका मींस क्रॉस होता है जिस दिन उसका टर्नओवर, तो उसका 30 डेज के अंदर वो अगर अप्लाई करता है तो वहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा जिस दिन वो लाइबल होता है। अगर 30 डेज के बाद वो अप्लाई करता है तो वहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ग्रांट होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये 30 डेज के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव डेट आ जाता है, ये जो अक्टूबर 3 है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर आपका जिस दिन सर्टिफिकेट ग्रांट होता है उससे पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है तो वहाँ पे उस पीरियड के लिए उसको एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ से सर्टिफिकेट ग्रांट होता है बट इफेक्टिव हो जाता है अक्टूबर 3 से, तो इस पीरियड के लिए उसको एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसके बाद रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड है यहाँ पे 30 डेज है, 30 डेज उसका टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे दिसंबर 5 तक उसको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ये है लास्ट डेट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ एन इनवॉइस और डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे डिस्कस करना है कि क्या है प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ इनवॉइस या डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है कि इनवॉइस इशू होगा या डॉक्यूमेंट इशू होगा इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहले तो एडवांस पेमेंट इज रिसीव अगेंस्ट ए सप्लाई, एडवांस पेमेंट रिसीव किए थे अगेंस्ट ए सप्लाई, एंड बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई आर मेड, सब्सिक्वेंटली कोई भी सप्लाई नहीं हुआ है। तो पहले जब एडवांस इशू हुआ था मीन्स पेमेंट हुआ था तो वहां पे हम एक क्या रिसीव करते हैं, एक इशू करते हैं रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर एक इशू करते हैं। ठीक है, वाउचर एक इशू करते हैं। उसके बाद जब सब्सिक्वेंटली अगर कोई सप्लाई नहीं करते हैं तो रिफंड हो जाएगा, तो वहां पे एक रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, ये हम अच्छे से पढ़े थे क्लास में एंड आपका रिवीजन में भी होगा अच्छे से। उसका सेकंड में है गुड्स आर सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर सेल और रिटर्न एंड रिमूव बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे गुड्स मेनली सेंड किए थे अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस में, एंड वहां पे वो गुड्स रिमूव हो रहा है बिफोर सप्लाई टेक्स प्लेस, वो रिमूव हो रहा है। तो वहां पे कंडीशन क्या था, वहां पे हम इनवॉइस इशू करेंगे आपका टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिच एवर इज अर्लियर। तो वहां पे हम इनवॉइस इशू करेंगे टैक्स इनवॉइस। ठीक है, 6 मंथ और 6 मंथ फ्रॉम द कहां से, रिमूवल डेट से, और आपका टाइम ऑफ सप्लाई व्हिच एवर इज लोअर। तो वहां पे लोअर मींस पहले जो अर्लियर है, तो वहां पे हम इनवॉइस इशू करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या दिया है कि मिस्टर मोहन प्रोवाइड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू हिज क्लाइंट। तो यहाँ पे मोहन वो प्रोवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू हिज क्लाइंट्स वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फॉर सच सर्विसेज इज नॉट असर्टेनेबल। तो यहाँ पे ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, एंड नो एडवांस हैज बीन रिसीव्ड इन दिस बिहेव, एडवांस भी नहीं रिसीव किए हैं। तो हम देखे थे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज केस में अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल तो वहां पे इनवॉइस इशू होगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और बिफोर द पेमेंट। उसके बाद अगर लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट तो वहां पे कंप्लीशन के टाइम रिसीव होगा। तो यहाँ पे असर्टेनेबल नहीं है तो वहां पे हम देखेंगे उसका जो भी पेमेंट डेट या उससे पहले यहाँ पे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट डेट या उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये चैप्टर सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, शायद नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है ये इनवॉइस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इनवॉइस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आता है एग्जाम रिलेटेड तो इंस्टीट्यूट उसको एक में डाल दिया है एंड सब मिलाकर डाल दिया है। तो इसलिए जितना भी इंस्टीट्यूट का एग्जाम में आता है उतना वो डाला है ये चैप्टर में। तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो उसके बाद चलो चलते हैं आपका अकाउंट्स रिकॉर्ड एंड यूए बिल। तो यहाँ पे 3 चैप्टर कवर हो जाता है। तो चलो ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड यूए बिल चैप्टर शुरू कर देते हैं। ठीक है, शुरू कर देते हैं। तो चलो, तो यहाँ पे ये है आपका चैप्टर नंबर 11 जो कि है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड यूए बिल। तो चलो ये चैप्टर में भी आपका ये हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट रहेगा आज का वीडियो का, एंड इसमें आपका कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है एंड इसमें से एमसीक्यू आता है कंपल्सरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ पढ़िए। माला सर्विसेज लिमिटेड इज ए सप्लायर ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज रजिस्टर इन हरियाणा। तो यहाँ पे माला सर्विस लिमिटेड वो सप्लायर ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि रजिस्टर है हरियाणा में। इट अप्रोच यू टू असर्टेन द पीरियड फॉर व्हिच द बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर रिकॉर्ड नीड टू बी मेंटेन। तो यहाँ पे ये मेनली अप्रोच कर रहा है कि आपको बताना है कि यहाँ पे कितना पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ठीक है, कितना पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे ये मेनली डील कर रहा है आपका सेक्शन नंबर 36, सेक्शन नंबर 36 ये डील कर रहा है। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है आपको सेक्शन नंबर 36 में 70 कितना 2 मंथ के लिए आपको रखना पड़ेगा। ये जो करेंट
फाइनेंशियल ईयर का अगर देखें, फाइनेंशियल जब एंड होगा, ठीक है, जब आप फाइनल रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां से फाइनेंशियल एंड जब होगा तो वहां से 72 मंथ के लिए, ठीक है, इस ईयर जब एंड होगा उसका 72 मंथ के लिए रखना पड़ेगा। 72 मंथ अगर देखें 6 ईयर तक इसको रखना पड़ेगा, ठीक है, 6 ईयर के लिए उसको रखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड। उसके बाद अगर उसका कोई भी अपील या रिवीजन या कोई भी केस चल रहा है, कोई भी रिवीजनल अथॉरिटी है या अपीलेट अथॉरिटी है या कोई कोर्ट ट्रिब्यूनल के पास अगर उसका केस पेंडिंग है, तो वहां पे जब फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील होगा, जो भी फाइनल डिस्पोजल जब होगा उसका 1 ईयर, ठीक है, उसका 1 ईयर फाइनल डिस्पोजल का 1 ईयर और ये जो 72 मंथ या 6 ईयर व्हिच एवर इज लैटर यहाँ पे होगा, यहाँ पे लैटर वाला होगा पीरियड, ठीक है, लैटर जब तक होगा तब तक उसको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसको चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? एसएल ग्रुप्स हैज स्टार्टेड मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। तो यहाँ पे एसएल ग्रुप वो स्टार्ट कर रहा है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो वो रजिस्टर हुआ है जीएसटी में। You are required to advise it about the accounts and records required to be maintained by it as required under section number 35। तो यहाँ पे आपको वो एडवाइस आपसे चाहता है कि क्या क्या यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंट्स क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा आज पर सेक्शन नंबर 35, ठीक है, 35 सब सेक्शन 1 के हिसाब से क्या क्या रिकॉर्ड एंड अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो 6 चीज यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसका डिटेल्स। उसके बाद दूसरा है स्टॉक रिकॉर्ड्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स जो भी है, एंड आपका लास्ट है अदर जो भी रिकॉर्ड प्रोविजन बताएगा, ठीक है, प्रोविजन जो भी प्रेस्क्राइब करेगा वो रिकॉर्ड भी रहेगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड आपका रहेगा यहाँ पे स्टॉक ऑफ गुड्स रहेगा, वो भूल गया था, एंड इनवर्ड आउटवर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्वायत्त रेस्टोरेंट हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो यहाँ पे स्वायत्त रेस्टोरेंट वो ऑप्ट कर रहा है फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर में। Discuss the record which are not to be maintained by a supplier opting for composition levy through required to be maintained by a normal taxpayer as enumerated under rule number 56। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा रिकॉर्ड वो मेंटेन नहीं करेगा। एक कंपोजिशन लेवी वो डीलर है एंड वो कौन सा रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी रिकॉर्ड करता है कौन यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल टैक्सपेयर। तो नॉर्मल टैक्सपेयर से कम कितना रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सपेयर को, ठीक है, कंपोजिशन टैक्सपेयर को कितना कम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दो चीज यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने से चल जाएगा, नहीं करना पड़ेगा कंपोजिशन डीलर को। क्या क्या रिकॉर्ड है? पहले स्टॉक का रिकॉर्ड, दूसरा है टैक्स का रिकॉर्ड है। स्टॉक मींस कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग था, कितना इनवर्ड हो रहा है, कितना आउटवर्ड हो रहा है, कितना स्टॉक हम परचेज कर रहे हैं, उसके बाद कितना स्टॉक हम लॉस्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फायर कितना लग गया है स्टॉक में, जैसे हम कॉस्ट में देखते हैं, ठीक है, टोल लेजर जैसे बनाते हैं, वैसे यहाँ पे भी कितना आप गिफ्ट में दे रहे हैं, इंसेंटिव कितना स्टॉक अगर दे रहे हैं, तो जो भी सब स्टॉक का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। किसको? ये जो कंपोजिशन डीलर को नहीं मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉक का रिकॉर्ड एंड आपका टैक्स का रिकॉर्ड। टैक्स में क्या क्या होता है, कितना सीजीएसटी, एसजीएसटी, कितना आईटीसी, कितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा अगर एक कंपोजिशन टैक्स जिसके ऊपर लगता है। बट नॉर्मल टैक्स पेयर को इसको मेंटेन करना पड़ेगा। नॉर्मल टैक्स पेयर को तो मैं बोला ना, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसके बाद आपका स्टॉक ऑफ गुड्स, उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, एंड आपका जो भी अदर चीज जो भी मेंटेन करने के लिए बोलेगा प्रेस्क्राइब होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे दिया है कि एबीसी मैन्युफैक्चरर लिमिटेड एंगेज इन राघव एंड सन्स एज एन एजेंट टू सेल गुड्स on its behalf wherein the invoice for supplier or procurement on behalf of the ABC manufacturer limited is issued by Raghav and Son in its own name। तो यहाँ पे मेनली ABC मैन्युफैक्चरर वो एंगेज होता है राघव एंड एंगेज करता है राघव एंड सन्स को एज एन एजेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, किसके लिए? सेल गुड्स करने के लिए ऑन इट्स बिहाफ वेयर द इनवॉइस ऑफ द सप्लाई और प्रोक्योरमेंट जो भी इनवॉइस है सप्लाई के लिए एंड परचेज के लिए सब कुछ करेगा ये जो राघव एंड सन्स, किसके बिहाफ में? एबीसी मैन्युफैक्चरिंग के बिहाफ में, एंड उसको वो ऑथराइजेशन भी दे दिया है। उसके बाद फॉर दी पर्पज ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरर लिमिटेड हैज सप्लाइड द गुड्स टू राघव एंड सन्स लोकेटेड इन हरियाणा। तो उसके लिए ये जो एबीसी मैन्युफैक्चरिंग वो सप्लाई करेगा किसको? राघव एंड सन को, पर वो एजेंट है ना, वो सप्लाई करेगा एंड रिसीव करेगा, सब कुछ वो करेगा ना। उसके बाद एनुमरेट द अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय राघव एंड सन्स। तो यहाँ पे एनुमरेट करना है क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेगा राघव एंड सन, मींस एजेंट को यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा एजेंट को। तो एजेंट को पहले तो जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन, जितना भी ऑथराइजेशन मिला है, ये जो एजेंट को जितना भी ऑथराइजेशन मिला है किससे? ये जो प्रिंसिपल से, मींस पर्टिकुलर जितना भी सब ऑथराइजेशन मिला है उसको सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्या गुड्स रिसीव करता है, ठीक है, क्या क्या गुड्स रिसीव करता है, मींस उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी सब कुछ उसका पर्टिकुलर सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्या गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है, गुड्स कितना सेल कर रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसका पर्टिकुलर रखना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो भी सब फर्निश किया है प्रिंसिपल को। उसका लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे कितना वो टैक्स पेड किया है या रिसीव किया है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, उसको सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा ये एजेंट को, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हम थ्योरी में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पे दिया है सिंधी टॉय मैन्युफैक्चरर, सिंधी टॉय मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर इन पंजाब, वो रजिस्टर है पंजाब में, एंड सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज टू ए रिटेल सेलर इन गुजरात एट ए वैल्यू ऑफ 48,000 एक्सक्लूसिव जीएसटी लेविएबल 18%। तो यहाँ पे सिंधी टॉय मैन्युफैक्चरर वो पंजाब में रजिस्टर है एंड वो इलेक्ट्रिक टॉय सेल कर रहा है टू ए रिटेल सेलर को गुजरात में है, एंड जिसका वैल्यू है 48,000 एंड एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%। इट वांट्स टू सेंड कॉन्साइनमेंट ऑफ सच टॉय टू द रिटेल सेलर इन गुजरात। तो ये चाहता है कि वो जो कॉन्साइनमेंट ऑफ सच टॉयज को रिटेल सेलर को भेजने के लिए, ठीक है, गुजरात में रिटेल सेलर को वो सेंड करेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चरर ऑन द फॉलोइंग इशू। तो यहाँ पे आपको एडवाइस देना है सिंधी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को फॉलोइंग इशू में। पहले तो वेदर यूएबिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे यूएबिल मैंडेटरी है क्या? तो आपका यूएबिल डील कर रहा है सेक्शन नंबर 68 एंड रूल नंबर 138 एंड 138 ए, ये सब आ गया है, बट मेनली 138 रूल नंबर एंड आपका सेक्शन नंबर 68, जहां पे अगर कोई भी आप मूवमेंट ऑफ गुड्स करेंगे, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स करेंगे जिसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो वहां पे यूएबिल इशू करना कंपलसरी है, ठीक है। 50,000 में हम क्या लेंगे? इंक्लूडिंग टैक्स लेंगे, ठीक है, जो वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स लेंगे, बट आपका एग्जाम सप्लाई इंक्लूड नहीं करेंगे, टैक्स इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। एंड दोनों सिचुएशन में कंपलसरी हो जाएगा यूएबिल, जब आप जॉब वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के सिचुएशन में यहाँ पे कंपलसरी बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है पंजाब से गुजरात, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, गुजरात मूवमेंट हो रहा है, एंड जिसका वैल्यू है 48,000, उसके साथ जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी कितना होगा? जीएसटी अगर 18% देखेंगे इसके ऊपर, कितना होगा? 48,000 के ऊपर 48,000, तो ये हो जाएगा 8,640, टोटल कितना हो जाएगा? 56,640, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे उसको इनवॉइस इशू करना मींस यूए बिल कंपलसरी इशू करना पड़ेगा। ये है पहला सिचुएशन, यहाँ पे इशू करना पड़ेगा, यस। और उसके बाद सेकंड सिचुएशन है, इफ यस हो गया, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट यूए बिल। तो यहाँ पे कौन जनरेट करेगा? तो यूए बिल मेनली अगर कॉन्साइनर है वो जनरेट कर सकता है, मींस सप्लायर, एंड रेसिपिएंट भी वो भी यहाँ पे जनरेट कर सकता है, कॉमन पोर्टल में यहाँ पे जनरेट हो जाएगा ये जो यूए बिल, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे सप्लायर या रेसिपिएंट अगर वो हैंडेड ओवर कर देते हैं गुड्स किसको? ट्रांसपोर्टर को, तो वहां पे ट्रांसपोर्टर उसको जनरेट कर सकता है। एंड यूए बिल में दो पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में ट्रांसपोर्टर एंड आपका सप्लायर मींस कॉन्साइनर एंड कॉन्साइन रेसिपिएंट का डिटेल्स देता है, एंड पार्ट बी में जो व्हीकल का डिटेल्स रहता है। उसके बाद अगर आप रेलवे या एयरवे या आपका कोई भी वेसल को अगर यहाँ पे हैंडेड ओवर गुड्स करते हैं, तो वहां पे आपको रजिस्टर पर्सन जो भी सप्लायर है या रेसिपिएंट उसको बनाना पड़ेगा, वहां पे ट्रांसपोर्टर नहीं बना सकता है। तो यूए मींस यहाँ पे तीनों पर्सन यहाँ पे बना सकते हैं, रजिस्टर, सप्लायर, रेसिपिएंट, कोई भी रजिस्टर होगा तो बना देगा, ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई नहीं बना सकता, ये कॉमन पोर्टल के थ्रू बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन इश्यूएंस ऑफ यूए बिल। तो यहाँ पे अगर यूए बिल इशू नहीं होता है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी कितना लगेगा? जो भी टैक्स अमाउंट है, टैक्स जितना आप छुपाना चाहते हैं, टैक्स इवेट अमाउंट, और आपका 10,000 व्हिचएवर इज हायर, और 10,000 व्हिचएवर इज हायर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे टैक्स कितना अमाउंट है यहाँ पे 8,640 और 10,000 व्हिचएवर इज हायर, तो यहाँ पे 10,000 है, इतना पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है, पेनल्टी देना पड़ेगा अगर यहाँ पे आप नहीं मानते हैं ये जो यूए बिल का प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पावर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ एयर कंडीशनर है एंड इज रिक्वायर्ड टू सेंड फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र ए कंसाइनमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एयर कंडीशनर टू रिप्लेस्ड अंडर वारंटी एट वेरियस क्लाइंट लोकेशन इन गुजरात। तो यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिकल वो एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, कहाँ पे है? एसी में एंगेज है, एंड वो मुंबई महाराष्ट्र का है, एंड वो कंसाइनमेंट सेंड कर रहा है किसके लिए? जो भी रिप्लेसमेंट है वारंटी के अंदर जो रिप्लेसमेंट होता है उसको रिप्लेस करने के लिए वो मेनली एयर कंडीशनर सेल कर रहा है, सेल में सेंड कर रहा है इसको गुजरात को, ठीक है, क्लाइंट लोकेशन गुजरात को वारंटी पीरियड के रिप्लेसमेंट के लिए सेंड कर रहा है। एंड द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट डिक्लेयर इन द डिलीवरी चालान अकोम्पनिंग द गुड्स इज 70,000। तो वैल्यू कितना है डिलीवरी चालान में? 70,000 है वैल्यू। पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड क्लेम दैट सिंस मूवमेंट ऑफ गुड्स टू गुजरात इज कॉज ड्यू टू रीजन अदर देन सप्लाई एंड यूए बिल इज नॉट मैंडेटोरली रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन दिस केस। तो यहाँ पे पावर इलेक्ट्रिकल वो बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स ये मेनली सप्लाई के लिए नहीं जा रहा है, अदर देन सप्लाई के लिए जा रहा है, ये मेनली आपका वारंटी रिपेयर के लिए जा रहा है, जहां पे सप्लाई नहीं होता है, फ्री ऑफ कंसिडरेशन जा रहा है, तो यहाँ पे आपका ये नहीं लगेगा, यूए बिल जनरेट नहीं होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द क्लेम मेड बाय द पावर इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है कि टेक्निकल वेरासिटी क्या रहेगा पर क्लेम करने के लिए जो भी ये जो क्लेम किया है पावर इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे सप्लाई वाइज आपका यूए बिल जनरेट नहीं होता है, इनवॉइस वाइज जनरेट होता है, एंड आपका अगर सप्लाई हो या नॉन सप्लाई हो तो वहां पे भी आपको यूए बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर वैल्यू
50,000 से ज्यादा होगा, जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाएगा एंड एग्जाम सप्लाई इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि 70,000 है जो कि 50,000 से ज्यादा है, यहाँ वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको कंपलसरी यूए बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी यूए जनरेट करना पड़ेगा, चाहे आप नॉन सप्लाई के लिए इशू कर रहे हैं या अदर देन एग्जाम सप्लाई के लिए इशू कर रहे हैं। एग्जाम सप्लाई नहीं जाएगा वैल्यू में, बट आपको यूए बिल अगर 50,000 से ज्यादा होगा, यूए बिल जनरेट करना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, तो यहाँ पे यस बन जाएगा, यस। एंड ये जो भी बोल रहा है, ये जो क्लेम कर रहा है पावर लिमिटेड, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड हैज मल्टीपल होलसेल आउटलेट्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इन मुंबई महाराष्ट्र। तो ब्यूटी कॉस्मेटिक का उसका मल्टीपल होलसेल आउटलेट है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, इट रिसीव एन ऑर्डर फॉर कॉस्मेटिक वर्थ 1,20,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18% फ्रॉम प्रसन्ना। तो यहाँ पे ये मेनली एक ऑर्डर आता है उसका कॉस्मेटिक वर्थ 1,20,000, जिसमें इंक्लूडिंग हो जाता है जीएसटी 18%, मीन वैल्यू है 1,20,000 यूए बिल के लिए। ठीक है, एंड किससे मिल रहा है? प्रसन्ना से, ओनर ऑफ रिटेल कॉस्मेटिक स्टोर दिल्ली। तो वो ओनर है एक कॉस्मेटिक स्टोर जो कि है दिल्ली में है। While checking the stock, it was found that the order worth 55,000 can be fulfilled from the company's Dadar Mumbai store and remaining goods worth 65,000 can be sent from its Malad Mumbai store। तो यहाँ पे जब वो 1,20,000 उसको ऑर्डर चाहिए था, बट जब वो स्टॉक चेक कर रहा है तो उसको पता चलता है कि जो मुंबई का जो दादर स्टोर में वहां पे है ओनली 55,000 का स्टॉक। तो वहां से वो 55,000 का स्टॉक इशू कर रहा है, एंड बालन जो भी है 65,000 वो माला अलग स्टोर से, वो मुंबई का है, वहां से इशू कर रहा है। बोथ दी स्टोर्स इंस्ट्रक्टेड टू इशू ए सेपरेट इनवॉइस फॉर द गुड्स सेंड टू द प्रसन्ना। तो बोथ दी स्टोर को वो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अलग अलग इनवॉइस यहाँ पे इशू करना है दोनों स्टोर से, एक माला से और दूसरा है यहाँ पे दादर स्टोर से, दोनों से अलग अलग यहाँ पे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बट दोनों मुंबई में है। The goods are transported to Prasanna in Delhi in a single conveyance owned by राधे ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे जो गुड्स जा रहा है एक ही सिंगल कंसाइनमेंट में जा रहे हैं, जो कि ये राधे ट्रांसपोर्टर्स में जा रहे हैं, एक ही कन्वेंट में। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस ब्यूटी कॉस्मेटिक लिमिटेड विथ रिगार्ड टू इशुएंस ऑफ यूए बिल। तो आपको यहाँ पे एडवाइस देना है ब्यूटी कॉस्मेटिक को विथ रिगार्ड टू इशुएंस ऑफ यूए बिल। तो यहाँ पे मेनली 1,20,000 का है एंड अलग अलग इनवॉइस है, तो अलग अलग इनवॉइस मीन्स यहाँ पे दो यहाँ पे इशू करना पड़ेगा यूए बिल, क्योंकि यहाँ पे यूए बिल मेनली इनवॉइस वाइज इशू करना पड़ेगा। एंड दोनों का वैल्यू 55,000 एंड 65,000, दोनों 50,000 से ज्यादा है। एंड यहाँ पे यूए बिल में आपका चाहे सप्लायर एंड जो कि कॉन्साइनर एंड कॉन्साइन दोनों सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर वैल्यू इनवॉइस वाइज अगर 50,000 से ज्यादा होगा, तो वहां पे आपको दो अलग अलग यूए बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जनरेट कर दो, उसके बाद दोनों को मिलाकर आप एक कंसोलिडेटेड यूए बिल भी जनरेट कर सकते हैं, बट पहले आपको अलग अलग जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग यूए बिल जनरेट कंपलसरी है। एंड यहाँ पे उसके बाद वो इसको मिलाकर एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस यूए बिल जनरेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको दो यूए बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 यूए बिल कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है एंड ये चैप्टर भी खत्म होता है एंड ये पूरा पार्ट खत्म होता है। तो आप लोगों को रिवीजन करना है एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है, सी सत्यरंजन स्वाइन। एंड आज के लिए इतना ही, छोटा सा चैप्टर था, इसलिए हम 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं एक साथ, टाइम भी ज्यादा नहीं लगाए हैं, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम खत्म कर रहे हैं, तो आपको जल्दी से रिवीजन करना है। एंड आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।